नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का पार्ट दूसरा यानी कि एंड ऑफ द गेम। यह है एपिसोड संख्या 8वां। अब आगे। हवेली का रहस्य। विराट राणा और सुलभ जोशी एसीबी हेडक्वार्टर में बैठे मौजूदा केस पर दिमाग खपा रहे थे और डिस्कशन बहुत देर से जारी था और आगे भी पता नहीं कब तक चलने वाला था। तभी व्यवधान उत्पन्न हो गया। विराट का मोबाइल रिंग होने लगा। हेलो। कॉल अटेंड करके वह बोला, इंस्पेक्टर विराट राणा जी बोल रहा हूँ। आपका नंबर मैंने एसीबी हेडक्वार्टर से लिया है। अच्छी बात है सर, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। मैं जयशंकर सिंह, तिमारपुर गांव के सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल। सोमवार को आप मुझसे मिलने आए थे, याद आया? जी सर, याद है। आपके जाने के बाद उसी संदर्भ में एक अध्यापक ने मुझे कुछ बताया था, जिसके बारे में मैंने तिमारपुर के ही रहने वाले स्कूल के चपरासी से पूछताछ की तो बात की पुष्टि भी हो गई। तब मैंने सोचा कि आपको भी उसकी जानकारी दे दी जाए। क्या पता मुझे जो बात आम लग रही है वह आपके लिए खास साबित हो जाए। बहुत अच्छा किया सर, बताइए। 20 साल पहले जब हवेली के बाहर अजब सिंह की लाश पाई गई थी तो उसके कुछ दिनों बाद मुखिया प्रवीण सिंह के बेटे ने भी अपनी बीवी का कत्ल करके आत्महत्या कर ली थी। गांव वालों की माने तो उस रात महाराज या अजब सिंह का प्रेत नंदू के शरीर में कब्जा जमाए बैठा था, जिसके कारण उसे पता ही नहीं लगा कि जिसे वह मार रहा था वह उसकी बीवी कलावती थी। बड़ी अनोखी और यकीन में न आने वाली घटना घटित हुई थी इंस्पेक्टर साहब। बाद में जब नंदू को होश आया तो उसे ये पता लगा कि कलावती को खुद उसी ने मारा था, तो अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में जा घुसा और पंखे के साथ लटक कर जान दे दी। और कुछ अजब सिंह के मारे जाने और नंदू के सुसाइड कर लेने के बीच के दिनों में गांव भर में इस बात की चर्चा गर्म थी कि मुखिया का बेटा नंदू नपुंसक था। उस बात पर तिलमिलाकर उसने 1-2 लोगों की जमकर पिटाई भी की थी। मतलब क्या हुआ इसका? नंदू अगर नपुंसक था इंस्पेक्टर साहब, तो उसके 2 बेटे कहाँ से आ गए, जिसमें से एक उन दिनों साल भर का था जबकि दूसरा 2.5 साल का। तो नहीं रहा होगा नपुंसक। वैसे ही किसी ने झूठ मूठ की अफवाह उड़ा दी होगी। और मान लीजिए कि अगर नंदू सच में नपुंसक था तो कमाल करते हैं सर। जब आप कह रहे हैं कि उसके 2 बेटे, कहता कहता वह सकपका कर एकदम से चुप हो गया। लगता है इंस्पेक्टर साहब समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल समझ गया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है। बस मुखिया को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा, बेफिक्र रहिए। दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। विराट ने तुरंत एएसआई महेश गुर्जर को कॉल करके अपने पास बुलाया और इस हिदायत के साथ उसे तिमारपुर के लिए रवाना कर दिया कि वहां से चितरंजन नाम के आदमी को पकड़ लाना है। मामले में एक नया ट्विस्ट आने की उम्मीद बन रही है जोशी साहब। कैसा ट्विस्ट सर? विराट ने बताया, कमाल है, ये मुखिया का बच्चा तो कुछ ज्यादा ही गहरा धंसा मालूम पड़ता है। कोई बात नहीं, जरूर दिखाई दी तो फिर उसे भी धर दबोचेंगे। अभी अभी एक बात मेरे ध्यान में आई है सर, जोशी बोला। कौन सी बात? टंकी से बरामद घड़ी, जिसे हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि कल सुबह सातों दोस्त से हमें उस बारे में सवाल जरूर करना चाहिए था। मैंने जानबूझकर वैसा नहीं किया था। क्यों सर? क्योंकि सब सातों इकट्ठे थे। उनमें से एक घड़ी के बारे में जो कुछ भी कहता, बाकी के उसी बात को गांठ बांध लेते। इसलिए मेरा इरादा उस बारे में सबसे अलग अलग पूछताछ करने का है। देखे तो सबके बयान में कोई अंतर मिलता है या नहीं? नहीं मिलेगा सर। क्यों? हम जिस भी पहले शख्स से सवाल करके हटेंगे वह बाकियों को फोन करके पहले ही इत्तला कर देगा कि उसने हमें क्या जवाब दिया था। बेशक कर दे, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। मतलब मान लो वह घड़ी राहुल की थी और हम सैंडी से घड़ी की बाबत सवाल करते हैं, तब वह घड़ी को पहचानता होने से इनकार तो कर सकता है, मगर हमारे जाते ही फौरन बाकी दोस्तों को फोन या मैसेज करने में जुट जाता है। तो क्या साबित नहीं हो जाएगा कि उसके बयान में कोई भेद था जिसे वह बाकियों को भी रटवा देना चाहता है? नहीं होगा। व्हाट? सॉरी सर, लेकिन हमारे पूछताछ के बाद अपने दोस्तों को फोन करने के पीछे उसके पास कई वजह हो सकती है। वह यही बताने के लिए सबको कॉल कर सकता है कि पुलिस उससे एक घड़ी के बारे में पूछने आई थी।
या ये कि पुलिस ने एक घड़ी रॉयल ब्यूटी के पानी की टंकी से बरामद की थी, जिसके बारे में उन्हें शक है कि वह राहुल की ही हो सकती है। और अगर सब इनोसेंट है तो इस बात पर तबसारा करने के लिए ये आपस में बात कर सकते हैं कि क्या उस घड़ी का राहुल के साथ कोई संबंध हो सकता है। बात तो एकदम पते की है जोशी साहब। ठीक है, सातों से पूछताछ करने का आइडिया अभी ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन नैना से सवाल जरूर करेंगे क्योंकि राहुल की जिंदगी में वह उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ऐसे में घड़ी अगर राहुल की ही है तो वह जरूर पहचान जाएगी। पहचानता तो होने के बावजूद अगर इनकार कर दे तो नहीं कर सकती, जानती है। आखिरकार तो हम उस बारे में पता लगा ही लेंगे। ऐसे में झूठ बोलकर खामखा ही मुसीबत क्यों मोल लेगी। आप तो जैसे मान बैठे हैं कि घड़ी राहुल की ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वह राहुल की हो सकती है तो बाकी दोस्तों में से भी किसी की भी हो सकती है, क्योंकि उस रोज उनमें से हर कोई पानी के टंकी में उतरा था। बल्कि किसी और की भी हो सकती है, कोई ऐसा जो कभी टंकी साफ करने के लिए उसमें उतर गया हो और बेध्यानी में घड़ी उसकी कलाई से खुलकर वहीं गिर गई होगी। आप मजाक कर रहे हैं? तुम्हें ऐसा लगता है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि रोलेक्स की घड़ी पहनने वाला शख्स किसी होटल की टंकी साफ करने जाने वाला नहीं। क्या बात है जोशी साहब, आज तो तुम एकदम कदम कदम पर मुझे गलत साबित किए दे रहे हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि घड़ी 8 दोस्तों में से ही किसी एक की रही होगी, क्योंकि उनमें से हर कोई ऐसी घड़ी पहनना अफोर्ड कर सकता है। आपको नहीं लगता कि फिर से कुछ मिस कर रहे हैं क्या, या फिर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वह भी इतने आसान सवालों के जरिए जिनका जवाब पटरी पर दुकान लगाने वाला कोई भी शख्स बड़ी आसानी से दे सकता है। पहेलियां मत बुझाओ यार, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। यही कि घड़ी 4 दोस्तों में से किसी की रही हो सकती है, न कि 8 में से किसी की, जबकि उस रात उन लोगों की संख्या 8 थी। बेशक थी, लेकिन घड़ी न सिर्फ मर्दाना है बल्कि साइज में भी इतनी बड़ी है कि कोई लड़की तो उसे पहनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पक्का बादाम खा रहे हो आजकल, या आप जानबूझकर नादान बनने की कोशिश कर रहे हैं? बल्कि कर ही रहे हैं। 2 मामूली सी बातें आपके जहन में नहीं आई, ये क्या मानने वाली बात है? सच में नहीं आई थी यार, कहकर उसने पूछा। ये नैना रहती कहाँ है, याद है तुम्हें? हौज खास में, बाकी पूरा एड्रेस हमारी फाइल में मौजूद है। सुनकर विराट ने मेज पर रखा मोबाइल उठाया और नैना का नंबर डायल कर दिया। 2-3 बार रिंग जाते ही दूसरी तरफ से कॉल अटेंड कर ली गई। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। आप अभी घर पर हैं? जी हाँ। मुलाकात हो सकती है? हो सकती है। अभी? और क्या 2 साल बाद की अपॉइंटमेंट दूंगी आपको? वह हंसते हुए बोली। बाय द वे, मिलना क्यों चाहते हैं? कुछ दिखाना है आपको। क्या? मिलकर दिखाता हूँ। एज यू विश। वैसे आपको पता तो है ना कि मैं सिंगल नहीं हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मैं सिंगल नहीं हूँ। बहुत बड़ी राज की बात बता दी, इसलिए आपकी कोई भी कोशिश बेकार ही जाएगी। डोंट वरी, हमारी मुलाकात पूरी तरह ऑफिशियल है। ठीक है, आ जाइए, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दोनों कमरे से निकलकर विराट की गाड़ी में सवार हो गए। जोशी की तेज रफ्तार ड्राइविंग ने उन्हें 20 मिनट के भीतर हौज हाउस के इलाके में पहुंचा दिया। आगे नैना का घर ढूंढने में उसे कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। गेट पर एक गार्ड खड़ा था, जिसने उनके कहने पर भीतर फोन करके इजाजत हासिल की और फाटक खोलकर दोनों को अंदर भेज दिया। रास्ते में एक नौकर मिला जो उन्हें ड्राइंग रूम तक छोड़ गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, वेलकम। एक सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठी नैना बोली। 36 घंटों में ये तीसरी मुलाकात हो रही है हमारी। तीसरी? विराट बैठता हुआ बोला। ऑफ कोर्स तीसरी। पहली परसों रात हवेली में, दूसरी कल सुबह हेडक्वार्टर में, और तीसरी अब। कहकर उसने पूछा, बताइए क्या लेना पसंद करेंगे आप दोनों? 1 गिलास पानी। हाजिर है सर, एक नौकर वहां पहुंचता हुआ बोला। थोड़ी देर बाद कॉफी दे जाना, कहकर नैना ने विराट की तरफ देखा। कहिए कैसे आना हुआ? जवाब में जोशी ने जेब से प्लास्टिक की एक थैली निकाली जिसमें टंकी से बरामद घड़ी रखी हुई थी। फिर जिप खोलकर घड़ी को नैना के सामने सेंट्रल टेबल पर पलट दिया। पहचानती हो इसे? विराट ने पूछा। हाँ, राहुल की है, उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। आपको कहाँ से मिली?
रोलेक्स की घड़ी पहनने वाला वह अकेला तो नहीं रहा होगा? नहीं, कैसे हो सकता? फिर भी इसे हाथ में लिए बिना दावा कर दिया कि राहुल की ही है। हाँ, कर दिया। इसके चारों तरफ जो दिल के आकार वाले डायमंड जड़े देख रहे हैं आप, वह घड़ी के साथ नहीं मिलते। इन्हें बाद में जड़वाया था मैंने। तुमने? हाँ, बर्थडे पर गिफ्ट किया था, इसलिए देखते ही पहचान गई। आखिरी बार इस घड़ी को उसके हाथ में कब देखा था पक्का याद नहीं है, लेकिन जब से उसे दिया था हर वक्त पहनकर रहता था, इसलिए उम्मीद है रॉयल ब्यूटी के पार्टी में भी पहनकर ही पहुंचा होगा। कहकर वह क्षण भर को रुकी, फिर हैरानी से बोली, मिल गया वह आपको? नहीं। ओह माय गॉड, उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। यू मीन डेड बॉडी बरामद हुई है? खामा-खा की कल्पनाएं मत करो, दोनों ही बातें गलत है। फिर ये घड़ी उस टंकी से बरामद हुई जिसमें राहुल आखिरी बार गेम खेलने के लिए उतरा था। तुम बता सकती हो कि उस दौरान ऐसा क्या हुआ जो ये घड़ी उसकी कलाई से खुलकर टंकी में जा गिरी? सॉरी, आई कांट। देखो, वैसा जोर का झटका लगे बिना नहीं हुआ हो सकता है, इसलिए याद करो कि जिस वक्त राहुल टंकी में घुसा था, क्या उसका हाथ कहीं टकराया था? अगर बाहर कहीं टकराया होता तो इंस्पेक्टर साहब घड़ी टंकी में नहीं मिली होती, और टंकी में भला ऐसा होता ही क्या है जहां टकराकर ये खुल जाती। फिर वैसा कुछ हुआ होता तो क्या राहुल को खबर नहीं लगी होती? तर्क बढ़िया दे लेती हो, मगर घड़ी मिली तो हमें वहीं से ही है। मैं नहीं जानती कैसे पहुंची। हो सकता है जिस वक्त वह चुड़ैल उसे आसमान में उठाए ले जा रही थी, उसी वक्त घड़ी राहुल के हाथ से टूटकर टंकी में जा गिरी हो। तब क्या टंकी का ढक्कन खुला हुआ था? जी हाँ, बल्कि बाद में भी उसे बंद करने का ख्याल हमें नहीं आया था। असल में उस घटना ने हमें कितना आंदोलित कर दिया था, उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि राहुल को तलाशने में नाकाम होकर हम सीधा हरिद्वार के लिए निकल गए थे। शांति की तलाश में? ऑफ कोर्स। तुम्हें मालूम है कत्ल की सजा कितनी होती है? शादी जितनी? विराट ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना बेकार होगा, और पहले ये साबित कीजिए कि राहुल या हनी का कत्ल हुआ था, उसके बाद बेशक मुझे गिरफ्तार कर लीजिएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हनी की लाश बरामद हो चुकी है। व्हाट? यानी पता नहीं था? नहीं, कब हुई, कहां से हुई? विराट ने बताया।